अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम एंजाइम्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसी तरह ही हमारी बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और ऐसा नहीं होता कि वो केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो रुक जाएँ या स्लो हो जाएँ। ऐसे तमाम रिएक्शंस जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं इन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म भी दो तरह के होते हैं। एक वो जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और एक वो जिसके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत जल्दी से परफॉर्म होते हैं ताकि जो भी प्रोडक्ट बने उसको वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। क्या कभी आपने गौर किया कि क्यों ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनका तेज़ होना लाजमी है? देखें, अगर एक बंदा रेस्ट की हालत के अंदर बैठा हुआ है, उस वक्त उसके जो मसल्स होंगे वो भी इनएक्टिव होंगे, उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अचानक उसको भागना पड़ जाए तो उसके मसल्स और भी बॉडी के जो ऑर्गन्स वगैरह वो एक्टिव हो जाएंगे। तो उस हालत के अंदर उसको जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो इंस्टेंट पड़ेगी। तो ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी तेज़ी से होंगे। जल्दी जल्दी वो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट से वो एनर्जी बॉडी हासिल करेगी। तो ऐसे के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ये ज़रूरत को पूरा करते हैं। हम उन केमिकल्स को एंजाइम्स का नाम देते हैं। वैसे कैटलिस्ट होते हैं जो डेली लाइफ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। लेकिन अगर जब हम कैटलिस्ट को ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड या लिविंग सेल से रिलेटेड बात करेंगे तो वो उन्हें हम एंजाइम्स बोलेंगे। एंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बायोकेमिकल रिएक्शन से मुराद क्या? ऐसे रिएक्शंस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, खुद इस्तेमाल हुए बगैर। तो एंजाइम्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। अब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो तमाम एंजाइम्स के अंदर पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहले ये कि ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, मतलब ये स्पीड को बढ़ाते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर के। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब हर एंजाइम्स एक ही तरह के इन्वायरमेंट के अंदर काम नहीं करता, बल्कि हर एंजाइम्स को अलग इन्वायरमेंट चाहिए होता है और अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो उसी वक्त ही काम करेगा जब वो एक ख़ास इन्वायरमेंट और टेम्परेचर उसको मुहैया किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो हमारे स्टोमक के अंदर एक एंजाइम जो होता है, वो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ही काम करता है। इसी वजह से हमारे जो स्टोमक होता है उसके जो सेल्स होते हैं, जो हमारा स्टोमक होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि उसके अंदर एंजाइम पेप्सिन रिलीज़ हो और वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाए। ठीक है, इसके अलावा ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। देखिए, जो पेप्सिन का एंजाइम होता है वो कैसे स्पेसिफिक होता है? देखें, वो सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और वो तभी एक्टिवेट होगा जब एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब जो स्टोमक के बाद जो अगला पार्ट आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या आता है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे ही पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम जो स्टोमक के अंदर रिलीज़ होता है, जैसे ही वो इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। इन्वायरमेंट कौन सा? स्टोमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट था और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा इन्वायरमेंट होगा? बेसिक। तो जो पेप्सिन होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है। जब वो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और अगली चीज़ कि कैन वर्क इन विवो एज वेल एज इन विट्रो, मतलब ये लिविंग सेल्स के अंदर तो काम करते हैं, हम इनको लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने ह्यूमन बॉडी से कोई एंजाइम ले लिया, मिसाल के तौर पर पेप्सिन एंजाइम ले लिया, आपने उसको एक लेबॉर्ट्री के अंदर शीशे के बर्तन में डाल दिया और वहाँ पर आप मुशाहिदा कर रहे हैं कि ये कैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये जो वहाँ पर भी काम करेगा। अब कुछ आगे जो चीज़ कॉमन प्रॉपर्टीज़ दी गई है
कि कुछ जो एंजाइम होते हैं उनको कोफैक्टर चाहिए होता है। एंजाइम्स के अलावा भी एक अलग केमिकल चाहिए होता है उनको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ दी है, लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट जो होता है वो कैसे काम करता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट इजीली बन जाती है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है। और एक और चीज़ जो आपकी किताब के अंदर दी गई है वो ये है कि एंजाइम सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। ना ये रिएक्टेंट को बढ़ाता है ना प्रोडक्ट को बढ़ाता है। जो इक्विलिब्रियम बना होता है उसके ऊपर ये इसका कोई भी असर नहीं होता। अब जो हमने पढ़ा इसकी समरी क्या होगी। हमारी बॉडी के अंदर सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस की खुद को इस्तेमाल किए बगैर। यहाँ पर बात याद रखनी कि विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। और कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ी, ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, कैन वर्क इन विवो एज वेल एज इन विट्रो, सम रिक्वायर कोफैक्टर, lower the need of activation energy and does not affect the equilibrium of the reactions.